चलो स्टार्ट करते हैं, अब काम शुरू करें बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे एनर्जी। तो एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन तो तुम जानते ही हो। एनर्जी जो है किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी को बोलते हैं। देखो बात बराबर है, जो वर्क है वो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो वर्क है, दोनों सेम ही है। बस वर्क जो है वो एनर्जी का वो फॉर्म है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, और एनर्जी बॉडी के अंदर होती है। समझ गए ना? तो एनर्जी बॉडी के अंदर होती है और वर्क जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एनर्जी भी कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। पहले तो दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं लिख देता हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लिख देता हूं मैं। एनर्जी आपका ऐसा यूनिट लिख देता हूं, ये जूल होता है। क्या होता है बच्चों? जूल। ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है। और एक यूनिट और होता है जो खासकर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में अगले चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यूनिट इसकी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या है ये हम लोग आगे समझेंगे, ये आगे समझेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इसका कन्वर्जन आपको याद रखना है। 1 eV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का रिलेशन है। समझ गए? अब यहां पे देखो, एनर्जी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और ये आपका प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकती है। इसका डायमेंशन वर्क वाला ही होगा, वर्क वाला ही होगा, वर्क वाला ही डायमेंशन होगा, वर्क वाला ही डायमेंशन होगा, ठीक है ना। वर्क वाला ही डायमेंशन होगा। और डायमेंशन कितना होता है बच्चों वर्क का? याद होगा आपको, ml² T⁻², ठीक है ना। छोटी छोटी पॉइंट्स है, ये देख लो आप। एनर्जी प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है। एनर्जी कितनी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन हम लोग जिस चैप्टर में हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स में जो एनर्जी हम लोग को काम है वो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये आपकी दो टाइप की होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी काइनेटिक, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अगर किसी बॉडी के पास ये दोनों हो, है ना, ऐसा नहीं है कि काइनेटिक, ऐसा भी कुछ बच्चों के दिमाग में ये आपका ना रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठा होता है, काइनेटिक ही पोटेंशियल बनता है, पोटेंशियल ही काइनेटिक बनता है। ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये दोनों एनर्जी किसी बॉडी के अंदर एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती है। और उस केस में दोनों के सम को, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको TME भी बोला करेंगे, वो किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? और इसी का कंजर्वेशन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए ना? तो ये आपका एनर्जी का क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग उठाते किसको हैं? काइनेटिक एनर्जी को। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात आज करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप सभी को पता है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी बॉडी के मोशन की वजह से होती है। क्यों होती है? मान लो कोई बॉडी अगर मूव करती है, तो मूव करती हुई बॉडी के लिए डिफाइन की गई है क्या? काइनेटिक एनर्जी। समझ गए ना? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, कोई इसमें ज्यादा
डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो हम लोग फिलहाल किसी एक बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को लेके हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लेके क्या क्या बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, एक बॉडी मान लो मूव कर रही है जिसका मास m है v वेलोसिटी के साथ, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ mv²। ऐसे डिफाइन किया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक बॉडी के काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, एक बॉडी के काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी होगी हाफ mv² के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसमें m आपका बॉडी का मास है और v इसकी वेलोसिटी है। अच्छा आगे, अब इस फॉर्मूला को देख के क्या क्या हमें लगता है। पहली बात कि मास हमेशा कांस्टेंट रहने वाली चीज है और ये स्पीड का स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी सॉरी इक्वल टू नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, नेगेटिव तो कतई नहीं होगी। दूसरी बात आगे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब हुआ सर? जैसे देखो, मान लो एक कार जिसको तुम ग्राउंड से बैठ के देख रहे हो, तो वो कार तो तुमको चलती हुई दिख रही है, लेकिन उस कार को अगर उस कार के अंदर बैठ के देखोगे तो वो कार तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगी? रेस्ट में। तो इसका मतलब है कि एक कार जो ग्राउंड से चलती हुई दिख रही है और अगर कार के अंदर हम बैठ जाए तो वो कार रेस्ट में दिखती है, तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोलेगा कि कार के पास काइनेटिक एनर्जी है, और कार के अंदर बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि कार के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जो है आपका वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, समझे ना? अच्छा, कहोगे कि सर फिर तो एग्जाम में अगर आएगा कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो तो क्या बार बार हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेक करेंगे? तो आंसर है नहीं, बार बार आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अंडरस्टूड कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको आंसर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसी बात को मैंने यहां पे लिख दिया है कि डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी। देखो बच्चों, मोमेंटम के बारे में हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी के बाद जब मैं आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा तो वहां मोमेंटम की डिटेल जानकारी दूंगा, लेकिन यहां भी मोमेंटम का थोड़ा काम है हम लोगों को। और आप अगर PYQ देखोगे तो आप देखना ढेर सारे क्वेश्चन आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के ऊपर मिक्स करके पूछे गए, तो मैं यहां पे इनके रिलेशन को यही कवर कर लूंगा जिससे कि आपको PYQ बनाने में आसानी हो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, मोमेंटम अगर यही बॉडी जिसका मास m है और v वेलोसिटी से जा रही है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? k। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k, ठीक है। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी है k, क्या लिख रहा है यहां पे? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? तो जस्ट उसका उल्टा कर देना ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 × 10⁻⁻19, तो उल्टा करोगे तो 1 अपॉन कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
उसका जस्ट रिवर्स कर दो। चलो अब देखो, अगर ये आदमी कोई यहां बैठा हुआ है ग्राउंड पे बैठ के वो देखेगा कि ये चल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर है, और इसकी मोमेंटम कितनी होगी। आप मोमेंटम को भी लेके थोड़ा सा डिस्कशन मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ में किया था, न्यूटन सेकेंड लॉ में, जहां आपको मैंने थोड़ा मोमेंटम के बारे में आपको बताया था। और यूं भी आप ड्रॉपर बैच के हैं, आपने 11th 12th कर रखी है, या फिर आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, अगर आप 11th में भी हो तो भी आपको समझ में तो आ ही जाएगा। देखो यहां पे मोमेंटम कुछ है थोड़ी, मास इनटू वेलोसिटी, सीधी बात है। किसी बॉडी के लिए जो मोमेंटम डिफाइन करते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। अब चूंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको रिलेट करना है, तो मैं मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, इसका डायरेक्शन नहीं, है ना। क्योंकि यहां पे देखो एक बात समझो, काइनेटिक एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां मेरा मोमेंटम का रिलेशन बनाना है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो इनके मैग्नीट्यूड को ही सिर्फ आपस में रिलेट करेंगे, ना कि डायरेक्शन को। याद रखना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए क्या होगा फिर, अगर हम मोमेंटम को दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यानी पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये इक्वेशन आ गया 1, और काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन 2। बच्चों अगर 1/2 कर दें, 1/2 कर दें, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन के, पी स्क्वायर अपॉन के, और यहां आपका एक एम से एक एम कट जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ध्यान दो, देखो यहां पे एक एम बचेगा, एक एम बचेगा, और नीचे में आएगा आपका 1/2, नीचे में 1/2 बचेगा, क्योंकि इसका m भी कट गया, वी स्क्वायर भी कट गया, ये 2 चला गया ऊपर, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2m। तो इसका मतलब है पी स्क्वायर बाई के इज इक्वल्स टू 2m। सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mk। सो p इज इक्वल्स टू √2mk। ध्यान दो मेरी बात को, समझना अच्छे से, समझना में अच्छे से समझो मेरी बात को। यहां पे किसी एक बॉडी का मोमेंटम जो है, ये बहुत अच्छा रिलेशन है जो यहां से लेके आपको मैग्नेटिज्म तक काम आएगा, यहां से मैग्नेटिज्म तक, कि किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो √2mk के बराबर है, जहां k क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, 2m को इधर भेज दो और k को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। समझ में आ रही है बात। ये माइक सही से सेट नहीं हो, एक सेकंड। चलो ठीक है, अब यहां पे अगर मैंने k को ऊपर कर दिया, 2m को नीचे कर दिया, तो ये हो गया k अपॉन k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये दोनों ही इक्वेशन आप अच्छे से याद रखना, इन दोनों का ही जरूरत पड़ेगा, इन दोनों के बहुत सारे यूजेज है जो आने वाले चैप्टर्स में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये रिलेशन तो बन गया, लेकिन यहां इस रिलेशन से ढेर सारी चीजें यहां पे निकाली जा सकती है। मान लो कि दो अलग अलग पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ठीक है, और ये जा रहा है k काइनेटिक एनर्जी से। दूसरा पार्टिकल भी जिसका मास m2 है और उसकी भी काइनेटिक एनर्जी k है, यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। क्लियर है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि m1 से m2 बड़ा है, तो तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, p इक्वल्स टू √2mk। अब मैंने क्या लिखा यहां पे कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की सेम हो गई। उस केस में अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी तो आप देखो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √m। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर m1 से m2 बड़ा है तो डेफिनेटली p1 से p2 बड़ा होगा, p1 से p2 बड़ा होगा। इसका मतलब यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि इफ टू बॉडीज
if two bodies are moving with same kinetic energy, then the body having larger mass will move with greater momentum. सीधी बात है, आप दिमाग में एक बात सेट कर लो, अगर दो बॉडी को कंपेयर किया गया, काइनेटिक एनर्जी सेम दिया गया, दिमाग में सेट करो, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम. काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम मास के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा. कोई सीधी बात, नो बकवास, सीधा आप ऐसे लिखो, ऐसे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? आप देखना PYQ करोगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई आपको. ओके. अरे मास इक्वल हुआ तो मोमेंटम भी इक्वल हो जाएगा भाई, ऐसा क्या है? चलो नेक्स्ट देखते हैं. अगर इसका उल्टा कर ले, इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने मोमेंटम को क्या रखा था, ये काइनेटिक एनर्जी को सेम रखा था. अगर हम लोग मोमेंटम सेम रख लें तो क्या होगा? देखो ध्यान दो, यहां पे एक बॉडी है जिसका मास m1 है और ये p मोमेंटम से चल रहा है. एक दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है और ये भी p मोमेंटम से चल रहा है. अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यार, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पूछा जाएगा. तो आप समझो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन आपको दिया गया था, काइनेटिक एनर्जी आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, K इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m. अगर सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो ये वाला इक्वेशन आपको ज्यादा मदद करेगा. सेम मोमेंटम है तो ये वाला आपको इक्वेशन काम करेगा. तो आप यहां पे क्या लिखोगे? आप यहां पे लिखोगे सीधी बात कि K1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m1. ठीक इसी तरीके से इसमें लिखोगे K2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m2. क्लियर है? और P दोनों का क्या है? सेम. मोमेंटम दोनों का क्या है? सेम. तो डेफिनेटली जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 1 अपॉन मास के इनवर्स में. ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स का प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स क्या हुआ बच्चों? ध्यान देना, अगर इनवर्स का है तो मतलब अगर m1 बड़ा है m2 से तो K1 से K2 बड़ा होगा. मतलब क्या समझे यहां से? आप क्या समझे यहां से? आप समझे क्या? आप ये समझे कि जिसका मास छोटा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. लेकिन ऐसा कब होगा? जब दोनों का मोमेंटम क्या हो? सेम. जब दोनों का मोमेंटम सेम हो. तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इफ टू बॉडीज having same momentum, then the lighter body, लाइटर करने का मतलब बच्चों, लाइटर मतलब जिसका मास कम हो, then the lighter body will move with greater kinetic energy. ये आप देखना, जैसे बंदूक और गोली वाली बात है. जब हम लोग आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पे आपको मैं कॉलिजन पढ़ाऊंगा, एक्सप्लोजन पढ़ाऊंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि जब बंदूक से गोली फायर करते हैं, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आती है, दोनों का मोमेंटम सेम होता है. किसका? गोली का और बंदूक की. लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी गोली की. क्यों भाई? तो इस फॉर्मूला से देखो, अगर दो का मोमेंटम सेम है तो जो लाइटर है यानी m2 छोटा है, m2 m1 से छोटा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है. गोली और बंदूक में मास कम किसका है?
गोली का, तो गोली की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। समझ गए इस बात को, एकदम सेट रखना दिमाग में इन चीजों को। इसके ऊपर ढेर सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे और हम लोग अभी पीवाईक्यू में करेंगे भी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, समझो। अब एक बात सोचो, आपको तो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि अगर इसका मोमेंटम p है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m लिखोगे या p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m लिखोगे। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये सिर्फ सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए है, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे एक सिस्टम में कई सारे पार्टिकल कंसीडर करने होते हैं, कई सारे पार्टिकल कंसीडर करने होते हैं। तो वहां पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसके और पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम आएगा, उन दोनों को आप इस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते हो। ध्यान से समझो मेरी बात को। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये सारा रिलेशन है, दिस इज वैलिड फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम। मोर देन 2 पार्टिकल के केस में ये मामला काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा अभी मैं बताता हूं। पहले मैं इस वार्निंग को यहां पे लिख दूं कि दिस इज वैलिड फॉर, दिस इज valid for, this is valid for single particle system, this is valid for single particle system। यानी ऐसे सिस्टम के लिए वैलिड है जहां पे सिंगल पार्टिकल है। मतलब कि इसमें क्या होगा, सिंगल पार्टिकल में क्या होगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो आपका मोमेंटम भी जीरो होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी तो मोमेंटम भी नॉन जीरो होगा, है ना। ये इक्वेशन तो यही बताता है, क्योंकि आरएचएस में आपका काइनेटिक एनर्जी है, एलएचएस में पी है। के रहेगा तभी पी रहेगा, या कहो कि के नहीं रहेगा तो पी भी नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी बात मोर देन 1 पार्टिकल के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे जैसे मैं यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं समझना। सपोज we consider a system of more than 1 particle। मान लो आपने एक सिस्टम लिया है, किसका सिस्टम लिया है, मोर देन 1 पार्टिकल का आपने एक सिस्टम लिया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल है। उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में यही होगा कि मान लो एक पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल यहां पे है। 2 पार्टिकल लेके मैं अभी आपको समझा दूंगा। ये पार्टिकल है m1, ये पार्टिकल है m2। ठीक है, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की KSYS, ये दोनों के सिंपल सम के बराबर होगी। सिंपल सम कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को कैसे जोड़ोगे, अलजेब्रिकली जोड़ोगे। जबकि इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, मान लो इसका मोमेंटम P1 है, इसका मोमेंटम P2 है, तो मोमेंटम कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है। जब मोमेंटम को ऐड करने की बारी आएगी तो वेक्टर तरीके से ऐड करोगे। तो मोमेंटम जो सिस्टम का होगा PSYS वो हो जाएगा P1 प्लस P2। समझना मेरी बात को, ये डिफरेंस क्यों आ जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम का निकालना होगा तो दोनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को अलजेब्रिक तरीके से अलजेब्रिक सम करेंगे, जबकि सिस्टम के मोमेंटम को निकालना होगा तो दोनों के इंडिविजुअल मोमेंटम को आप, ऐसा नहीं है कि उनके मैग्नीट्यूड को सीधा जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा, नहीं। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो यू मस्ट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, इस वजह से ये सारा गड़बड़ झमेला होगा। अब एक एग्जांपल देखो, मैं अभी आपको प्रूव करूंगा। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो तो मोमेंटम भी नॉन जीरो। अभी देखो ऐसा संभव है कि एक सिस्टम की मोमेंटम होगी जीरो, सिस्टम की मोमेंटम क्या होगी जीरो, लेकिन तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मोमेंटम जीरो होने पे भी काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन ये बात
एक पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। ये बात जो मैं अभी बता रहा हूं ये वैलिड होगा ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्टिकल। चलो आगे देखते हैं। ये तो आगे आपका, अब मोर देन वन की बात करते हैं। देखो मैं अपनी बात को यहां प्रूव करूंगा। मान लो कि एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसमें एक मास m1 है, ठीक है, एक मास आपका m1 है और दूसरा मास जो है आपका m2 है, ठीक है, दूसरा मास m2। m1 इधर मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ, ये नेगेटिव एक्स की तरफ। m1 की वैल्यू है 2 kg और ये मूव कर रहा है v1 से, जिसकी वेलोसिटी है आप मान के चलो 4 मीटर पर सेकेंड। m2 की कहानी कर लेते हैं। m2 जो है आपका ये 4 kg का है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है ना। इंटरेस्टिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, अब ये जा रहा है इधर पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, तो P1 को लिखेंगे हम लोग m1v1, m1v1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8i, और P2 हो जाएगा हमारा, P2 हो जाएगा हमारा m2v2, m2v2, ये भी हो जाएगा 4 इंटू 2 8i, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में होगा, माइनस आई से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर जा रहा है। तो नेट मोमेंटम क्या हो गया सिस्टम का, सिस्टम का नेट मोमेंटम 8i प्लस माइनस 8i, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 0। सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, 0। सिस्टम का मोमेंटम हो गया 0, सिस्टम का मोमेंटम हो गया 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड 8 भले ही है, लेकिन एक 8 पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। अब देखो इसके काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करें, KSYS, तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। K1 की वैल्यू कितनी लिखोगे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब यहां पे कोई वेक्टर स्केलर की बात ही नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली स्केलर क्वांटिटी है, आप जानते हो, और काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ले लोगे, इसके अपोजिट वाले में नेगेटिव ले लोगे। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, या तो 0 हो सकता है अगर चले नहीं तो ये हो जाएगा आपका हाफ, और मास कितना है 2, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस हाफ, मास कितना है आपका 4 और 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये आपका आ जाएगा, यहां से 2 कट गया 16, और यहां से ये आ जाएगा 8, 24 जूल। यू कैन सी सिस्टम का मोमेंटम क्या है, 0, बट सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है। सिस्टम का मोमेंटम है 0, पर सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आपसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, यहां पे स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, समझना मेरी बात को। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल टू हैव नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी एंड जीरो मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखो आपको मैंने क्या लिखा, आपको हो सकता है ये ट्रू एंड फॉल्स में आ जाए, तो यहां आपको लिखना है यस पॉसिबल है। मैंने लिखा है इट इज पॉसिबल, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है कि आपके पास एक सिस्टम हो जिसमें नॉन जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी हो, लेकिन मोमेंटम क्या हो जाए 0, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 हो, जैसे यहां क्या था, मोमेंटम 0 बट काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए और मोमेंटम हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मोमेंटम है इसका मतलब
कोई ना कोई चल रहा है और कोई ना कोई चल रहा होगा, चाहे वो जिधर भी चले, काइनेटिक एनर्जी में उसका योगदान यानी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा। काइनेटिक एनर्जी की तरफ योगदान उसका होगा ही होगा। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम का मोमेंटम आपका हो और सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी ना हो, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो मैं उसको भी लिख देता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल to have momentum without having kinetic energy. This is not possible. यह संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपको किसी सिस्टम में मोमेंटम ना हो, सॉरी मोमेंटम हो और विदाउट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ना हो, ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट, अब एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था, है ना, और सर्कुलर मोशन में, क्योंकि अब जब काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है बच्चों, तो हर चीज हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रोजेक्टाइल में इसकी क्या कहानी थी और सर्कुलर मोशन में क्या कहानी थी। सुनना मेरी बात। प्रोजेक्टाइल में आपको याद होगा कि हमने एक बॉडी को थ्रो किया था, ठीक है, थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, और ये ऐसे जाके गिरा था। तो मैंने वहां आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको कहा था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी मैक्सिमम होती है फेंकते समय या गिरते समय। फेंकते समय होती है हाफ mu², और हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गायब हो जाता है। तो के मिनिमम जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, दैट इज हाफ mu² cos² थीटा, है ना। और इनका अगर रेशियो देखें, के मिनिमम अपॉन के मैक्सिमम, के मिनिमम अपॉन के मैक्सिमम, तो बच्चों ये आपका आएगा cos² थीटा। ध्यान देना, यहां जो मैंने रेशियो निकाला है, ऊपर में लिया है के मिनिमम, नीचे लिया है के मैक्सिमम। तो प्रोजेक्टाइल में के मिनिमम अपॉन के मैक्सिमम का जो रेशियो होता है वो होता है cos² थीटा। जहां ये थीटा क्या है पता है आपको? ये थीटा जो है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा क्या है आपका? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। चलो ठीक है। अब एक बात सुनो, एक ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है, वो है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर पूछा जाएगा तो इसका ग्राफ होगा ऐसा, इसका ग्राफ होगा ऐसा, रिवर्स पैराबोलिक दिख रहा होगा आपको, ऐसा होगा। यहां पे देखो फेंकते समय मैक्सिमम दैट इज के मैक्स, और के मैक्स कितना है वो आप यहां से देख लो, के मैक्स कितना है? हाफ mu²। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब हुई? मिनिमम हुई यहां पे, ये हो गई मिनिमम, के मिनिमम। ठीक है। और ये हाईएस्ट पॉइंट पे। कहोगे ऐसा ग्राफ आपने अपने मन से कैसे ड्रॉ कर दिया? मैं अपने मन से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आपको मैंने इक्वेशन बता रखा है, आप भूल गए शायद। प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको किसी समय, जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पहले आपको क्या चाहिए? पहले आपको चाहिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। तो आप याद करो, प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला याद रखना होता है बच्चों, u² g² t² माइनस 2ugt साइन थीटा। ये आपकी स्पीड का फॉर्मूला था, और स्पीड का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तुमको यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो दिखाई पड़ेगा, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा m,
और चूंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो तुम इस इक्वेशन में जैसे ही हाफ एम से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो k इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम जी टी स्क्वायर, और इसका तो हाफ हाफ कट जाएगा तो एम यू जी टी साइन थीटा, है ना। तो ये आपका जो इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, और तुम आराम से इसमें अगर t की वैल्यू 0 रखोगे तो इंटरसेप्ट मिलेगा आपको हाफ एम यू स्क्वायर जो k मैक्स है। उसके बाद जैसे जैसे t को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी घटेगी और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। डेफिनेटली इसका जो स्लोप आएगा, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, जो इसका स्लोप आएगा, स्लोप की वैल्यू रखोगे तो आपको इनिशियल स्लोप नेगेटिव आएगा, बाद में स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो आप इतना डिटेल में जाए बिना इस ग्राफ को याद रखना, हो सकता है ये ग्राफ आ जाए। आगे बढ़े बच्चों। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का सर्कुलर मोशन में क्या पॉइंट बनेगा वो देखते हैं। सर्कुलर मोशन, आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन में आपका दो सर्कुलर मोशन था। एक था यूनिफॉर्म और दूसरे में था आपका नॉन यूनिफॉर्म। अब जरा गौर करना, यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि यहां पे स्पीड कांस्टेंट होती है। यहां पे स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। स्पीड होती है कांस्टेंट और इसमें स्पीड होती है वेरिएबल। स्पीड होती है वेरिएबल। और काइनेटिक एनर्जी को तो स्पीड से मतलब है, काइनेटिक एनर्जी को स्पीड से मतलब है। तो इसका मतलब है यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी कांस्टेंट। आपको ये याद रखनी है सिर्फ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है वेरिएबल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वेरिएबल। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वेरिएबल। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी होती है और काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल भी होती है। वेरिएबल कब होगी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और कांस्टेंट कब होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि ये सारा मामला किसके साथ है? स्पीड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड इतना पॉइंट हुआ। अब हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक स्पेशल थ्योरम पे आएंगे जिसका बहुत ज्यादा यूज है, एंड दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है।